नमस्कार दोस्तों, 2 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सीधे बिना टाइम वेस्ट किए पहली न्यूज़ पे चलते हैं। जीएसटी इनफ्लोज टॉप 1 लाख करोड़ फॉर सेकंड मंथ इन अ रो। देखिए, नवंबर 2020 में जो जीएसटी रेवेन्यूज निकल के आए हैं वो हैं 1,04,963 करोड़ रुपए। पहले ये इस साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख करोड़ रुपए से ये रेवेन्यू क्रॉस किया है। पिछले साल से 1.4% ज्यादा है। अक्टूबर के कलेक्शन से ये थोड़ा सा कम है। अक्टूबर के कलेक्शन से लगभग 200 करोड़ रुपया ये कम है। ठीक है, तो अब आप देखिए, जो पहले 8 महीने रहे हैं 2020-21 के अप्रैल से लेकर नवंबर तक, इसमें 6,64,709 करोड़ का ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले साल 17.4% से कम है, क्योंकि 2019-20 के इसी पीरियड में 8,05,000 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। ठीक है भाई, तो यहां पे ये एक छोटी सी न्यूज है। हर महीने जीएसटी कितना आया है उसका डाटा आता है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि भले ही जीएसटी रेवेन्यू हमको बढ़ा हुआ दिख रहा हो, नवंबर की जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर से केवल 192 करोड़ कम है, तो कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको दिसंबर जनवरी तक वेट करके देखना होगा कि क्या सच में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, या नेशनल लॉकडाउन हटाने की वजह से जो पेंट अप डिमांड थी उसकी वजह से ये रेवेन्यू बढ़ गए हैं। ये सब चीजें भी देखनी बाकी हैं। नवंबर में 8,242 करोड़ रुपए सेस के फॉर्म में आया। यही सेस प्रोवाइड किया जाएगा एज अ कंपनसेशन टू स्टेट्स, जिसके ऊपर काफी बहस चल रही है। अक्टूबर में 8,011 करोड़ रुपए सेस आया था, नवंबर में 8,242 करोड़ सेस आएगा। इसी तरीके से अगर जीएसटी कलेक्शन होता रहा तो आगे आने वाले समय में वो जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है उसका जो शॉर्टफॉल हो रहा है वो भी हम थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, फार्मर्स कंटिन्यू प्रोटेस्ट एज नो डील रीच्ड इन टॉक्स विद गवर्नमेंट। आपको पता है सेंटर और फार्मर्स के बीच में ठीक ठाक बातचीत चल रही। पहले तो फार्मर्स ने ऐसा गजब चक्का जाम किया, जिस हद तक हो सकती थी उस हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवॉइड किया। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल गया कि अवॉइड करके कुछ होने वाला है नहीं, इनके सामने बैठ के इनसे बातचीत करने लगेगी। तो फॉर्चुनेटली सामने बैठ के बातचीत होने लगी। फार्मर यूनियन ने कहा कि जब तक नेगोशिएशन चल रहे हैं तब तक ये जो 3 रीसेंट फार्म सेक्टर आप लेजिस्लेशन लेके आओ, 3 फार्म बिल्स, इनको आप वापस ले लो। 3 फार्म बिल्स कौन से हैं? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2020, फार्मर्स एम्पावर्स ऑफ प्रोटेक्शन एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ये सारे बिल क्या करते हैं, कैसे ये अच्छे हैं, कैसे ये बुरे हैं, इसकी मैं बात कम से कम 20 से 25 बार अब तक कर चुका हूं। अगर आप पिछले 1 या 2 महीने से मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक एक चीज आपको इनके बारे में पता होगी। फार्मर यूनियन ने कहा है कि जब तक हमारे और आपके बीच में निगोशिएशन चल रहा है तब तक आप इस बिल के इंप्लीमेंटेशन को रोक दीजिए। सेंटर क्या बोल रही है कि नहीं भाई, हम एक काम करते हैं कि हम आपकी डिमांड के लिए एक स्मॉल एक्सपर्ट कमेटी बना देते हैं। फार्मर्स ने इस डिमांड को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। देखिए, कमेटी वैसे ही इंडिया में एक कर्ज के बराबर है। कमेटी बहुत लंबे समय तक बैठी रहती है, उसके आउटकम्स, ऐसा नहीं है कि कमेटी के आउटकम्स अच्छे नहीं आते, बट कहीं ना कहीं कमेटी चीज़ों को डिले करने में बहुत यूजफुल होती है। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट डिले करने की कोशिश कर रही है, बट फार्मर्स डिले करने के मूड में है ही नहीं। फार्मर क्या बोल रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे दर्शन पाल क्या बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट है किसान क्रांतिकारी यूनियन के, वन ऑफ द पंजाब फार्मर लीडर्स हैं। ये बोलते हैं कि दे वांटेड टू सेट अप अ कमिटी, सरकार के लिए बोल रहे हैं, बट सिमिलर पैनल्स हैव नॉट लेड टू एनी आउटकम इन द पास्ट। यानी दर्शन पाल जी बोल रहे हैं कि भैया सरकार एक कमेटी बनाना चाहती है, बट इन कमेटी का कोई फायदा नहीं है। पहले ऐसी बहुत सी कमेटी बनी है और उससे कुछ हुआ नहीं है। हजारों की तादाद में फार्मर्स पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे खड़े हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं, और चक्का जाम सा उन्होंने कर दिया जिन जिन जगहों पे वो खड़े हैं। पुलिस उनको डील करने की कोशिश कर रही है, बट हजारों की ताकत में जब आदमी खड़ा हो जाता है ना, अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाती हैं। अब देखते हैं कि सरकार कब तक इन फार्मर लीडर्स की बात को नहीं मानते। अभी इतना बोल रहे हैं तो एक एमएसपी का रिजीम ले आने में क्या प्रॉब्लम है? इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मेरे हिसाब से दोस्तों ये है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आप एक रिजीम ले आओ, जहां पे आप फार्मर्स को ये एश्योरेंस दे दो कि भाई आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एपीएमसी मंडी हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट मंडी हो, वहां पे आपके प्रोडक्ट्स एमएसपी में ही बिकेंगे। बट एमएसपी के रिजीम को स्टैट्यूटरी बेसिस देने के लिए तैयार नहीं है हमारी सरकार। बस अगर ये पॉइंट सॉल्व हो जाए तो सारी चीजें सॉल्व हो जाए, बट कहीं ना कहीं एमएसपी देने में सरकार का खर्चा होगा, और शायद सरकार खर्चा करने के मूड में है नहीं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना पाकिस्तान साइन मिलिट्री डील। चाइना पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। एक नया मिलिट्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ऑलरेडी इनकी रिलेशनशिप बहुत क्लोज है, उसको और क्लोज करने की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल भाई भाई, दो जिसमें एक जान। चाइना डिफेंस मिनिस्टर और पीपल लिबरेशन आर्मी के जो जनरल हैं, जनरल वाई विंगी, ये पाकिस्तान की लीडरशिप में मिले इस्लामाबाद में।
पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी प्रेजेंट थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही प्रेजेंट थे। बोला कि भाई हम लोग मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप को एक हायर लेवल पे लेके जाएंगे, दोनों की कंट्रीज की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करेंगे और ब्ला ब्ला, इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी देगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का कॉपरेशन होगा तो चाइना ही पाकिस्तान को कॉपरेशन देगा, पाकिस्तान की तो औकात है नहीं चाइना को कॉपरेशन देने की। फिर भाई जनरल वेंगी को क्या एश्योरेंस चाहिए पाकिस्तान से कि भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो बचा रहना चाहिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं काशगर से शुरू होके ये आपका सीधे सीधे ग्वादर पोर्ट तक पहुंचा। ये पूरी की पूरी जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को दिखा रही है। इंडिया को इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि ये जो इलाका है ना गिलगित बल्तिस्तान, इसके थ्रू निकल रहा है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का इलाका है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। तो इलीगल ऑक्युपेशन और डिस्प्यूटेड ट्रेड एरियाज वाले में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया को प्रॉब्लम होगी, और इंडिया को प्रॉब्लम है इस बात से चाइना को घबराहट है, इसलिए चाइना पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे करने की कोशिश कर रहा है कि आगे आने वाले समय में सीपीईसी को कोई भी खतरा ना हो। फिर जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी पाकिस्तान के, उन्होंने क्या बोला कि हम चाइना के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं साउथ चाइना सी में, ताइवान में, जिनजियांग में, तिब्बत में। तो मतलब चाइना के तो भैया पैरों में गिर जाएंगे, कुछ भी करेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल टू गो डिजिटल। देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। 10 डे का एनुअल कल्चरल फेस्ट है नागालैंड का, जो कि नागालैंड की एथनिसिटी के रिच और डाइवर्स कल्चर को दिखाता है। किसके थ्रू? तो यहाँ पे फोक डांसेस होते हैं जो उनके ट्रेडिशनल कल्चरल डांसेस हैं, ट्रेडिशनल म्यूजिक बजता है, लोकल खाना बनता है, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट वर्कशॉप, ये सब चीजें होती हैं। देखिए यहाँ पे लेडीज कलरफुल क्लॉथ्स में पीछे की तरफ पे हट सजी हुई हैं और एक सेलिब्रेशन सा हो रहा है। तो बड़ा वाइब्रेंट सा माहौल होता है इस समय पे नागालैंड में। जब हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है ना नागालैंड में, टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी कोरोना वायरस के चलते टूरिज्म तो बंद पड़ा है, बट दिस इज बेसिकली अ वेरी गुड टाइम टू गो टू नागालैंड। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि इस फेस्टिवल का 21वां एडिशन, जो कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक कंडक्ट कराया जाएगा, ये डिजिटल गया है। और ये शुरुआत कब हुआ है फेस्टिवल? 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर को है नागालैंड का स्टेटहुड डे। हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो हॉर्नबिल है ना दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसका नाम निकल के आता है इंडियन हॉर्नबिल बर्ड से। इंडियन हॉर्नबिल बर्ड एक बड़ी बर्ड है, कलरफुल फॉरेस्ट बर्ड है, और ये जो बर्ड है वो नागालैंड के सारे फोकलोर्स में डिस्प्ले की जाती है। तो चाहे नागालैंड की पेंटिंग हो वहां पे आपको ये बर्ड नजर आ जाएगी, चाहे नागालैंड का म्यूजिक हो, डांस हो, वहां पे भी इस बर्ड का जिक्र है। तो नागालैंड के कल्चरल एग्जिस्टेंस में इस बर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इंडियन हॉर्नबिल बर्ड के नाम पे नागालैंड का सबसे बड़ा त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल नाम दिया गया। इसको इंडियन हॉर्नबिल फेस्टिवल बोल लीजिए, बट ये नागालैंड का फेस्टिवल है। अब देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल के अलावा नागालैंड में कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है लुई नगईनी। लुई नगईनी क्या है? ये एक सीड सोइंग फेस्टिवल है, यानी यहाँ पे क्रॉप्स के लिए जो बीज हैं वो बोए जाते हैं। कौन बोता है? नागा ट्राइब्स ऑफ मणिपुर। ओके, तो ये फरवरी के महीने पे मनाया जाता है लुई नगईनी। तो लुई नगईनी और हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखिएगा, जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस टेस्ट। देखिए इंडियन नेवी ने ट्यूसडे को टेस्ट फायर किया है एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड। तो बस ये टेस्टिंग हुई है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एंटी शिप को टारगेट कर रही है, मतलब शिप टारगेट कर रही। कहीं ना कहीं एक लैंड अटैक वर्जन भी टेस्ट किया था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस हफ्ते से 1 हफ्ते पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 2 लगातार कुछ कम डिस्टेंसेस पे, कुछ कम इंटरवल्स पे मिसाइल टेस्ट हुए हैं। एक तो लैंड वर्जन टेस्ट हुआ है, ठीक है, जो लैंड अटैक करता है, और दूसरा जो शिप को अटैक करता है। ओके, ये जो टेस्ट है इसको इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था। इंडियन आर्मी में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट द्वारा बनाई गई बहुत सी मिसाइल्स को इंडक्ट किया जा सका है। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर आप रेंज की बात करिए तो 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। दुनिया की फास्टेस्ट आप कह सकते हो 2.8 मैक इसकी क्रूज स्पीड है। और जब से इंडिया ने MTCR साइन किया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, बातें चल रही हैं कि रशिया और इंडिया मिलकर एक न्यू जनरेशन ब्रह्मोस बनाएंगे जिसकी रेंज 800 किलोमीटर से ज्यादा होगी। यह डिसीजन 2019 में लिया गया था, तो धीरे धीरे इसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। MTCR क्या है? तो ये एक मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है जिसको G7 कंट्रीज ने 1987 में बनाया था। MTCR का काम क्या है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को कम करो, लेकिन आप अपने सेल्फ डिफेंस में मिसाइलें बना सकते हो। इंडिया ने MTCR को 2016 में ज्वाइन किया था।
हमारे रिपब्लिक डे परेड और इंडिपेंडेंस डे परेड में ब्रह्मोस इस तरीके से डिस्प्ले की जाती है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज़ काम आएगी। तो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ अपडेटेड मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा देना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, बहुत हेल्प मिलती है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।